सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नाहं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामे दुःखताप्तानां प्राणिनां So it's my now privilege to introduce our esteemed speaker of the day. Dr. Vatsal is a highly trained orthopedic surgeon specializing in hip and knee surgery, sports injury and arthroscopy. He completed his MBBS and MS in orthopedics from Gujarat University, followed by MCH in orthopedics, hip and knee from Edge Hill University, UK. He also holds prestigious international qualifications including MRCS and FRCS from Edinburgh and Diploma in Sports Medicine from International Olympic Committee, Switzerland. Dr. Vatsal has extensive international experience, having worked as a senior clinical fellow in trauma and orthopedics at the Rotherham NHS Foundation Trust, UK, where he was actively involved in complex orthopedic surgeries and trauma management. Currently practicing in Gorakhpur, he runs Khaitan Knee Shoulder Clinic, where he specializes in knee replacement, arthroscopy and shoulder surgeries. Notably, he performed the Gorakhpur's first minimally invasive unicondylar knee replacement, marking a significant milestone in the region. A big round of applause for Dr. Vatsal. He is also an active researcher with multiple publications in reputed international orthopedic journals and is a member of the Royal College of Surgeons. With great pleasure, I invite Dr. Vatsal Khaitan to enlighten us on current trends and results in knee replacement. इतना तो मैंने भी नहीं रियलाइज़ किया था कि मैंने इतना पढ़ लिया है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सर आई वांटेड कि आप ये थोड़ा डायलॉग टाइप हो, आप लोग जो भी चाहें इसमें पूछ सकते हैं. सो आई डोंट वांट कि एकेडमिक सेशन जैसा फील हो आप लोग को. ओके, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में इन जनरल व्हाट इज़ द ओपिनियन कि व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप लोग को क्या मतलब, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज़ को लेके. सो व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनी कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, तो सर आर्थराइटिस इज़ नॉट इन्फ्लेमेशन, इट इज़ अ मिसनोमर, सबसे पहली बात, ठीक है. बट चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्ड इतना कॉमन हो चुका है कि वहीं पब्लिक के नॉलेज में है. सो आवर मेन एम इज़ टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, ठीक है, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बोलूँगा कि इसमें हम लोग का अभी मेन एम है कि हमें जो वेयर एंड टेयर है उसको बहुत ईजिली हम लोग को कंट्रोल कर सकते हैं. वेयर एंड टेयर होता है बोन में, बोन की जो कार्टिलेज की मसल्स, ऑल दोज आर वर्किंग फाइन, तो उस केस में हम लोग उसको बचा सकते हैं ईजिली रीसरफेस करके. रिकवरी इज़ वेरी वेरी एक्सेलेंट और उसी का सेटिस्फैक्शन स्कोर भी बहुत अच्छा है. अब उसी पे हम लोग आज फोकस करेंगे. सो मेरा मेन एम यही है कि हम लोग को फर्स्ट ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वेदर द पेशेंट जो आपके सामने है इज़ इट ऑस्टियोआर्थराइटिस और इज़ इट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आपके सारे रोमेटॉइड की कंडीशंस आ गए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाट्रिक आर्थ्रोपैथी है. उसमें भी रिप्लेसमेंट ही एंड स्टेज प्रोसीजर है, बट उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन स्कोर, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट क्या आने वाला है, इन टर्म्स की पेशेंट की वर्किंग प्रोफाइल क्या रहने वाली है पोस्ट ऑप, उसके सेटिस्फैक्शन स्कोर. तो उसमें वी नीड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट मिसमैच नहीं होना चाहिए. सो वो दैट इज़ अ एंटायर डिफरेंट बॉल गेम. सो हमारा आज का फोकस यहाँ इस पे रहेगा. बट और एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो एक आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, हमारे कई पेशेंट्स के परिचय मेरे पास आते हैं जिसमें हम लोग DMARDs हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट है, साज है, सल्फासलाजीन के अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, या कुछ डॉक्टर्स बायोलॉजिकल्स भी आजकल इंजेक्ट करने लगे हैं फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उनका कहना है वो ठीक हो जाता है. दैट इज़ मतलब देयर इज़ नो एविडेंस एट ऑल, मतलब 0.01% भी एविडेंस नहीं है कि DMARDs विच आर डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स जो उसको ठीक करती हूँ, लॉन्ग रन में उनके साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल आर एज बैड एज स्टेरॉइड्स. बट हम वो देते हैं बिकॉज पेशेंट जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, तो वहाँ पे हम रिस्क बेनिफिट रेशियो अलग होता है. बट इन अ जनरल पेशेंट जिसको बाकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद थोड़ी विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, थोड़ी B12 डेफिशिएंसी होगी, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए होगा, वेट रिडक्शन चाहिए होगा, उसको अगर हम DMARD पे डाल रहे हैं उसका इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम करने के लिए, सो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द पेशेंट एक्चुअली. नेक्स्ट, सो नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा नी आर्थराइटिस, इट इज़ बिकमिंग एन एपिडेमिक इन द एंटायर कंट्री. हमारे पास कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं है,
जस्ट बिकॉज वी आर नॉट कलेक्टिंग, बट यूके वगैरह में तो हम लोग को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का डेटा है, वी हैव कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स आर बीइंग स्पेंट जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस एंड रिप्लेसमेंट पर्पस. सो आवर एम इज़, मेरा इसका मेन एम, इनिशियल एम इज़ टू प्रिवेंट आर्थराइटिस रादर देन टू जस्टिफाई की रिप्लेसमेंट. अगर हम उसे प्रिवेंट कर दें ऑल टुगेदर, दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट देर आर पेशेंट्स जो ऑलरेडी उस स्टेज को पार कर चुके हैं वेयर इट हैज़ बिकम इरिवर्सिबल. इन दैट सिनेरियो वी हैव टू सी अदर ऑप्शंस एज वेल. सो व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? इट इज़ जस्ट डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज ड्यू टू वेयर एंड टेयर. चाहे आपका वेट ज़्यादा हो, चाहे आपकी नर्व कंप्रेशन हो रहा हो L4 L5 से, जिसकी वजह से आपकी मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं थाई की, जिसके वजह से नी पे ओवरलोडिंग होती है, या फिर हमारे शूज़ अच्छे नहीं है, या हमारा ग्राउंड अच्छा नहीं है. मल्टीपल फैक्टर्स, या पेशेंट को डायबिटीज़ है या थायराइड है जिसकी वजह से उसकी कार्टिलेज की लाइफ वैसे भी कम है, या उसको कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी में जिसके वजह से उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या ऑस्टियोमलेशिया है, या ऑस्टियोपोरोसिस है. ऑल दीज फैक्टर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, चाहे स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, चाहे अल्कोहल की हिस्ट्री हो, हर एक चीज़ आपके कार्टिलेज को डैमेज करती है. प्लस जो कार्टिलेज आपका वेट बेयरिंग कर रहा है, नी का, हिप का, एंकल का, दीज आर मोस्ट प्रोन टू आर्थराइटिस बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा काम करना है, आपको वॉक करना है. आज कोई भी डॉक्टर किसी को वेट कम करने की राय देता है या बीपी कम करने की राय देता है, सबसे पहले कहता है 20 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज़ इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा तो सर की एडवाइस आती है 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, मुझे मना करना होता है. ठीक है, ये मेरा एकदम काउंटर है, क्योंकि मेरे पेशेंट को अगर मैं ब्रिस्क वॉक कराऊंगा तो उसको तो ऐसे भी रिलीफ नहीं मिलेगा. एंड नो पेशेंट वुड वांट सर्जरी एज द फर्स्ट ऑप्शन. तो मेरा पहला एडवाइस होता है कि आप साइकिलिंग पे चले जाओ, आप उतना ही एंड्योरेंस एक्सरसाइज करो, आप साइकिलिंग बढ़ा लो, साइकिलिंग में थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लो, बट आप नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करो, जिससे आपका नी जॉइंट का कार्टिलेज जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसकी हेल्थ थोड़ी बनी रहे, ताकि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ मैनेज कर पाओ. सो अब इसकी स्टेजिंग क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट ज़्यादा है, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी आप प्लीज़. इसमें लाइट बंद कर दो. मेन थिंग अगर आपको डायग्नोज करना है, देयर इज ओनली वन एक्सरे विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज वेट बेयरिंग एपी व्यू. अगर आप वेट बेयरिंग स्टेटस एक्सरे कराएंगे, मोस्ट ऑफ द एक्सरे जो मेरे पास आते हैं दे आर नॉन वेट बेयरिंग. नॉन वेट बेयरिंग एक्सरे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट जब चल रहा है तब क्या स्टेट है. ठीक है, पेशेंट को अर्ली सिम्टम जो आता है वो सीढ़ी पे चढ़ने में आता है, उसके लिए आप 30 डिग्री बेंडिंग व्यू करा सकते हैं. उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जो मेरी क्लिनिक पर है, हर जगह नहीं होता. बट एक सिंपल वेट बेयरिंग व्यू विल गिव यू 90% ऑफ द आइडिया कि अगर कार्टिलेज, अगर बोन टू बोन टच कर गया तो कार्टिलेज बची ही नहीं ना, बिकॉज वी कैनॉट सी अ कार्टिलेज ऑन द एक्सरे. मेनिस्कस एक्सरे पे नहीं दिखने वाला, आपको सबकॉन्ड्रल बोन दिखती है. तो इफ बोन सर्फेसेज आर टचिंग, इसका मतलब ही कार्टिलेज इज ऑलरेडी गॉन. अब कार्टिलेज के जाने के बाद अगर आप पेशेंट को ये राय देंगे कि आप एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे या दवाई से ठीक हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होने वाला. वही पेशेंट बाद में फिर कहेगा कि डॉक्टर्स ने सही से एडवाइस नहीं दिया, क्योंकि कोई ना कोई इसको एक्सप्लेन करेगा कि जो चीज़ खत्म हो चुकी वो रीजनरेट नहीं होने वाली. देयर इज नो ड्रग विच कैन रीजनरेट कार्टिलेज. जितनी ड्रग्स अभी मार्केट में आ रही हैं, नन ऑफ देम हैव एविडेंस बैक प्रूफ. न्यू है, स्टेम सेल्स वगैरह भी न्यू है, वेरी एक्सपेंसिव, एंड दे आर एक्चुअली यूजिंग इंडिया एज अ मार्केट फॉर फंडिंग देयर रिसर्च. दे आर सेंडिंग हेयर, हम लोग बिना एविडेंस के उसको यूज़ करते हैं, एंड देन उसी पैसे से वो लोग अपनी रिसर्च फंडिंग करते हैं. And I don't think we are the guinea pigs now. We are developing at a much faster pace than them. तो we should be smart enough to understand कि जो वो दवाइयाँ मार्केट हो रही हैं, जो MR आके बता रहा है, आप उससे मांगिए कि एविडेंस कहाँ है, और जो एविडेंस वो दे रहा है उसकी आप वो ऑथेंटिसिटी देखिए कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर की वो है, या फिर उनकी कंपनी की खुद की एक पन्ना है जिसमें उसने एक किसी डॉक्टर से उठा के एक बायस स्टडी आपको दे दी. नेक्स्ट इज रिस्क. अब रिस्क प्रोफाइल क्या है? मेन इज वेट. सबसे बड़ा रिस्क प्रोफाइल इज वेट. ओबेसिटी ऑफ एनी सॉर्ट, सेंट्रल ओबेसिटी ऑफ एनी सॉर्ट, इवन मिनिमल सेंट्रल ओबेसिटी जो घर के सुख की निशानी है, दैट इज एक्चुअली कंप्रेसिंग योर L4 L5 एंड लोअर लंबर रीजन की नर्व्स, एंड दीज आर द नर्व्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग योर quadriceps entirely. L4 and L5 are the main nerves which are supplying your quadriceps muscle and thigh muscles. तो अगर L3, L4, L5 अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो आपकी थाई मसल्स भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे. So that will result in overloading of your knee joint because your soft tissues are not working properly, your muscles are not working properly. So you will have early arthritis. Second is age, more than 55. Third is female sex.
सो आफ्टर मेनोपॉज जो ईस्ट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इवन इन मेल्स जो थोड़ा सा ईस्ट्रोजन निकलता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक बोन मास इन आवर बॉडी। सो जैसे ही फीमेल्स में मेनोपॉज आता है दैट इज अ कॉज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 1, जिसको हम लोग बिसफॉस्फोनेट्स या फिर टेरिपेराटाइड या फिर विटामिन डी कैल्शियम के प्रॉपर सप्लीमेंटेशन से या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज। सेकेंडरी यहाँ पे हिस्टेक्टमी का बहुत कॉमन ट्रेंड है, जो कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मायोमाज एंड एवरीथिंग, उन पेशेंट्स में भी अगर हम लोगों ने बहुत अर्ली टाइमली इंटरवीन नहीं किया सो दैट विल रिजल्ट इन नी आर्थराइटिस एंड अदर कार्टिलेज डैमेज। नेक्स्ट इज प्रायर इंजरी। सो प्रायर इंजरी में ACL लिगामेंट इंजरी, PCL लिगामेंट इंजरी, किसी भी तरह का मेनिस्कल इंजरी, MCL इंजरी, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी जिसको पेशेंट कंजर्वेटिव मैनेज करता था पहले के ज़माने में, तब की लाइफस्टाइल 60 साल होती थी। आज के समय में अगर उसको आप लोग कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे तो सिंस द पेशेंट हैज़ टू वॉक विद अ लूज नी, उसके कार्टिलेज की लाइफ और कम हो जाती है। आज से 5 साल पहले तक एविडेंस नहीं था, बट नाउ वी हैव क्लियर कट एविडेंस। 20 ईयर्स फॉलोअप स्टडीज है सर इन पेशेंट्स जिनके दोनों नी में देखा गया, एक नी में लिगामेंट इंजरी हुई थी, एक में नहीं हुई थी। वी मैनेज इट कंजर्वेटिवली एंड जिसमें हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया लिगामेंट इंजरी के बाद, दैट नी हैज़ गॉन टू आर्थराइटिस विद इन 5 to 10 ईयर्स। द अदर नी इज़ वर्किंग वेरी वेल। मैंने जब पढ़ाई की थी अपने MS ऑर्थो मैंने पास की थी 2018 में, देन द गाइडलाइन वाज कि ACL कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिवली। मगर आज की फ्रेश गाइडलाइंस हमारे कम्युनिटी में बहुत क्लियर कट आ चुकी है। इफ़ द पेशेंट वांट्स टू मेंटेन अ एक्टिव लाइफस्टाइल, आप उसको सर्जिकल ऑप्शन पहले दिन ही क्लियर कट बता दीजिए। इफ़ योर नी लिगामेंट इज गॉन, इफ़ योर नी इज लूज, इट विल एंड अप इन आर्थराइटिस इफ यू आर वॉकिंग ऑन इट। द ओनली वे नॉट टू गेट आर्थराइटिस इज नॉट टू यूज इट, दैट्स द ओनली वे। आप चलिए मत, आप साइकिलिंग करिए, आप कम से कम चलिए, ना के बराबर चलिए, दैट्स द ओनली वे। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। COL2A1 एंड GD5, सम पेशेंट्स आर ऑब्वियसली मोर प्रोन टू आर्थराइटिस। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं आलती पालती मारने से घुटना खराब होता है। नहीं सर, दैट इज़ अगेन अ मिथ। मेरे पास बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं जो आलती पालती मारता है, मैं खुद बहुत आलती पालती मारता हूँ, और आलती पालती मारने से घुटना खराब नहीं होता है। यू कैन हैव अ बेंड नी, जो नी के नीचे से बेंड होगा, दैट इज टोटली फाइन। मेरे कई पेशेंट्स का घुटना आप देखेंगे जो टेढ़ा दिख रहा है, बट वो रिप्लेसमेंट के बाद भी टेढ़ा रहेगा, बिकॉज दैट कर्वेचर इज आफ्टर द नी जॉइंट। नी जॉइंट के नीचे का जो टीबिया है, मेटाफाइजल एरिया है, वहाँ से वो टेढ़ा हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। दैट इज नॉट एट ऑल द कॉज फॉर आर्थराइटिस इन द नी जॉइंट। आर्थराइटिस इज एन एंटायरली सेपरेट कंडीशन जो कि नी के अंदर के कार्टिलेज के डैमेज होने से हो रही है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ बेंडिंग। हाँ, बेंडिंग अगर है और आपका कार्टिलेज लॉस हो गया, देन यू विल हैव अर्ली प्रोग्रेस एंड अर्ली पेन। ठीक है, वो उसको प्रेसिपिटेट करने में ज़रूर वो करेगा, रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज इसकी क्लासिफिकेशन है सर, ये कैलग्रेन क्लासिफिकेशन है। इसमें एक खाली इतना ही डिफ्रेंशिएट करना है कि बोन ऑन बोन है या नॉट बोन ऑन बोन है। इसमें अगर आप लास्ट का स्टेज देखेंगे, स्टेज 2 तक तो क्वाइट गुड कार्टिलेज इज मेंटेन्ड। इसको ऑटोमेटिक हटा दे यार। स्टेज 2 तक में आपका इफ़ यू कैन सी द जॉइंट लाइन इज मेंटेन्ड, यहाँ पे जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड है। ये वेट बेरिंग रेडियोग्राफ्स की बात हो रही है सिर्फ। ये तो जॉइंट स्पेस जो मेंटेन है, अभी जब तक जॉइंट स्पेस मेंटेन है तब तक पेशेंट का कार्टिलेज है, तब तक अगर आप उसको वेट रिडक्शन एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ कराएंगे, दे विल बी एबल टू प्रिवेंट आर्थराइटिस। मगर जैसे ही जॉइंट स्पेस ये पहुंच गई, अब हम लोग को उसको काउंसिल करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि अब इट इज़ इरिवर्सिबल। स्टेज 3 and 4 आर इरिवर्सिबल। आपको कुछ ना कुछ इंजेक्शंस वगैरह, स्टेरॉइड है, चाहे हेलोनिक एसिड है, चाहे PRP है, उससे अगर पेन रिलीफ हो रहा है कुछ टाइम के लिए तो दैट्स फाइन, बट उसके बाद अल्टीमेटली रीसर्फेसिंग और रिप्लेसमेंट इज अ नीड। नेक्स्ट, सो स्टेप वाइज मैनेजमेंट, जो ये UK का ही पाथवे सर, इंडिया में कोई सच पाथवे भी बना नहीं है, बट नाइस जो वहाँ की नाइस गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइंस है वहाँ की, विच सजेस्ट कि आप पेशेंट को एजुकेशन, एक्सरसाइज, सेकेंड स्टेप इज वेट लॉस, थर्ड स्टेप इज टॉपिकल NSAIDs पहले यूज़ करिए, उसके बाद ही कुछ सिस्टमिक स्टार्ट करिए। सबसे पहले सिस्टमिक पेन किलर्स भी उनके लिए एडवाइस हम लोग नहीं करते। पैरासीटामॉल के ऊपर भी बहुत रेयरली वहाँ पे जाते थे, बट यहाँ पर हम लोग का टुवर्ड्स द पेन किलर थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा है। सो इन द अर्ली स्टेजेस स्पेशली वी कैन ट्राई टू इनकलकेट दिस फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, एंड कुछ नहीं तो एटलीस्ट उनको 20 मिनट 20 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग की भी अगर आप एडवाइस देंगे, सो दैट विल मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल। सो
एविडेंस बेस्ड ये जो गाइडलाइंस हमारे पास अभी आ चुकी है कि फिजियोथेरेपी जिससे क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ हम लोग जनरेट करते हैं या स्पाइन में हम लोग स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं, एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग। एंड मैकेनिकल सपोर्ट में आपके शू के सोल्स, स्पेशल सोल्स आते हैं जिससे आपके शू का आर्किटेक्चर चेंज होने से आपका वेट बेयरिंग पॉइंट ऑन द नी जॉइंट चेंज हो जाता है, उससे भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। एंड इसके कुछ स्पेशल ब्रेसेस आते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं और थोड़े पेनफुल भी हैं, तो यंग पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए वो चीज़ एडवाइजेबल है। सो रेफरिंग किसी को भी अगर आपको स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना है तो उसका जो मेन पॉइंट है कि जब आपका पेशेंट को आपने कंजर्वेटिव गाइड किया, कंजर्वेटिव के बाद भी आफ्टर 6 months to 1 year इज़ नॉट हैप्पी, या उसने पेशेंट की जो फंक्शनल डे टू डे लाइफस्टाइल है वो आफ्टर कंजर्वेटिव मैनेज नहीं कर पा रहा है, स्टेज 3+ पहुंच गया है, या उसकी रैपिड प्रोग्रेशन हो रही है, आपने चेक एक्सरे कराया, रिपीट एक्सरे कराया एंड सीरियल एक्सरे में आपको दिख रहा है कि जॉइंट स्पेस फर्दर रिड्यूस होती चली जा रही है, इन दो सिनेरियोज, या फिर ओबीज है, डायबिटिक है, थायराइड है और आपको पता है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट हेल्प, और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का सिनेरियो है तो भी। सो आज आप लोगों को क्या लगता है आर्थराइटिस के बाद रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट क्या है, और सक्सेस को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैं एक बार ज़रा जानना चाहूँगा। मोनिक सर प्लीज़। क्वाड्रिसेप अगर स्ट्रांग है तो सक्सेस रेट अच्छी है, क्वाड्रिसेप अगर कमजोर है तो बहुत अच्छी सक्सेस एस्पेक्ट है। चलिए सर, और कोई, अभी मैं इसका भी आंसर करता हूँ। जनरली पेशेंट तभी सोचेगा जब मोबिलिटी उसकी वापस रिगेन हो जाएगी, देन ही विल फाइंड इट जस्ट अदरवाइज मोबिलिटी अगर नहीं है देन इट इज। तो आपके हिसाब से सिर्फ वॉकिंग मोबिलिटी है या उसमें और भी कई पार्ट्स आ गए? मोबिलिटी इज वॉकिंग मोबिलिटी को मेन फोकस देगा वो कि भाई लाइफ मोबाइल वापस हो जाए तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली वही होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली, एंड पेनलेस, पेन फ्री हो, पेन फ्री हो, एग्जैक्टली। सो आई थिंक इट इज एक्सीलेंट। ओके, हाँ, तो आज के टाइम में सर, आज से 10 साल पहले के जो डेटा थे हमारे पास उसमें हम लोग का सक्सेस रेट वाज 85%। हम लोग तब भी, जब मैं भी पढ़ता था तो उस वक्त हम यही कहते थे 20% डिससेटिस्फैक्शन स्कोर है, और ये 2018 का डेटा है। 2018 में हम लोग का जो सेटिस्फैक्शन स्कोर प्रॉम डेटा का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जिसमें पेशेंट रिलेटेड आउटकम मेजर देखा जाता है, जिसमें हम लोग एक्सरे नहीं देखते, जिसमें हम लोग ये भी नहीं देखते कि पेशेंट का पैर सीधा है, टेढ़ा है, वॉटेवर। हम लोग बस पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल कैसी है एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आर यू गेटिंग दैट आउट ऑफ इट। उसका रिजल्ट वाज कि हम लोग के पास 80% इंडिया में, इंडिया का डेटा बता रहा हूँ ये, कि अराउंड 5000 पेशेंट्स पर स्टडी हुई थी, मल्टी सेंट्रिक स्टडी थी, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड वी हैड 80% सेटिस्फैक्शन स्कोर, 20% का उसमें लॉस था। उसके मेन कॉजेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो थे सर, उसमें 3-4 जो मेन कारण थे। पहला था एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिसमैच। हमारे पास पेशेंट को काउंसलिंग के लिए टाइम नहीं होता है। जो मैंने यहाँ की और यूके की प्रैक्टिस में डिफरेंस फील किया है, वहाँ पर एक कंसेंट क्लिनिक अलग ही होती है। आफ्टर यू हैव टेकन द डेट फॉर सर्जरी, सर्जरी से पहले एक कंसेंट क्लिनिक होगा जहाँ पर हम लोग पेशेंट को 10 से 15 मिनट पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा, एक वहाँ पे आर्थ्रोप्लास्टी का स्कूल चलता है उसका कोई टीचर मिलेगा, एंड देन फिजियोथेरेपिस्ट, और उसके बाद डॉक्टर मिलेगा। तो दे वुड हैव काउंसल्ड हिम एंटायरली कि व्हाट द इम्प्लांट इज गोइंग टू गिव हिम और उससे उसकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। वो काउंसलिंग जब तक हम नहीं करते तब तक पेशेंट के दिमाग में ये एक माइंडसेट होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं। वो सोचता है कि अगला वाला भी कर रहा है, सब नॉर्मल हो जाएगा। बट डिफाइन नॉर्मल, एवरी वंस नॉर्मल इज़ डिफरेंट। नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं है, तो उनकी नॉर्मल की परिभाषा हमें सुनने का समय निकालना पड़ेगा। उनकी नॉर्मल की परिभाषा पे हम खरे उतरेंगे कि नहीं, उसका जवाब हमें देना पड़ेगा, उसके बाद ही उस काम को करना है। दैट वॉज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कि जिस वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन स्कोर खराब था। सेकेंड इज आपका स्पाइन इशू। अगर बैक पेन का इशू है तो बैक पेन में अगर आपकी बहुत सीवियर कंडीशन है, पेशेंट बहुत सालों से अपनी आर्थराइटिस को पाल रखा है, उसके बाद किसी तरह मैनेज कर रहा है, जैसे ही हमने नी को सीधा किया अब वो सारा वेट उसके बैक पे आएगा, अब वो नहीं चल पाएगा। मेरे पास शहर में कई फॉलोअप्स है जो कहीं बाहर करा के आए एंड दे आर वो चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको अब नी में पेन नहीं है बट उनका सारा पेन स्पाइन में है। परसों ही एक पेशेंट आया था और मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। आई जस्ट टोल्ड हिम कि आप बॉम्बे में करा के आए, एक बार आप उनसे ही जाके मिलें और एक आपको न्यूरो रेफर ही करना, आपको मैंने न्यूरो रेफर लिख के दिया एंड ही वाज नॉट हैप्पी। मैंने कहा बट सर आपका न्यूरो का ही केस है, ये स्पाइन आपका जब तक स्टेबल नहीं होगा, स्पाइन पे से जब तक आपका, उनको लिस्थेसिस था, जब तक वो नहीं ठीक होगा यू विल नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। सो ये दो मेन कॉज थे। थर्ड कॉज जो सर ने कहा कॉर्डिसेप्स, अगर कॉर्डिसेप्स अच्छी नहीं है तो इसलिए एक जो शिफ्ट इन ट्रेंड आया है, पहले हम लोग बात करते थे अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, बोनी कट्स कैसे होने चाहिए, आज भी रोबोटिक्स के आने के बाद से वहीं सब कन्वर्सेशन रिसाइकिल हो रही हैं। बट एक्चुअली बीच में एक ट्रेंड आया था जब हम लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया था कि रिप्लेसमेंट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर
मेरी जो पूरी लर्निंग हुई है, जो मेरा 5 साल का लर्निंग रहा है, कर्व रहा है, उसमें मेरे को यही सिखाया गया है दैट नी रिप्लेसमेंट इज अ सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर, इट इज़ नॉट अ बोनी प्रोसीजर, इट इज़ एसेंशियली रीसर्फेसिंग, बट इट एंटायरली डिपेंड्स कि सर्जन सॉफ्ट टिश्यू को कैसे हैंडल कर रहा है, चाहे वो उसके लिगामेंट्स हों, चाहे वो उसका क्वाड्रिसेप्स मसल हो, और उसके बाद जब वो रिप्लेस कर दे रहा है। इनफैक्ट आई हैव सीन केसेस जिसमें अलाइनमेंट थोड़ा सा ऑफ भी है, बट अगर सॉफ्ट टिश्यू वॉज प्रॉपरली मैनेज द पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दे आर एबल टू स्क्वाट, दे आर एबल टू सिट क्रॉस लेग, दे आर एबल टू वॉक नॉर्मली। फिर अभी ये जो करंट ट्रेंड आपको मैंने दिखाया, ये ऑक्सफर्ड स्कोर लेटेस्ट है, 2024 की स्टडी हुई थी, एंड नाउ वी हैव अचीव्ड अराउंड स्कोर ऑफ 90%, और ये मल्टी सेंट्रिक स्टडी का रिजल्ट है, जिसमें हम लोगों ने कई सर्जन्स के साथ कई अलाइनमेंट व्यूज़ और कई सर्जिकल टेक्निक्स को इंक्लूड करके बनाया है। अभी मैं अपना थोड़ा सा ट्रेंड आपको अब शो करने जा रहा हूँ सर। अब पहली चीज़ तो कई पेशेंट्स आज भी कहते हैं कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं कराना, तो अभी इसके पहले सर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट था, जो अब ये उसके बाद का मैनेजमेंट है कि अगर आपका नी खराब हो गया है, ऑलरेडी गाड़ी पंचर है, तो अब वो पंचर तो सर दवाई से नहीं बनने वाला, ना ही इंजेक्शन से बनने वाला है, चाहे पेशेंट कितना भी कन्विंस हो जाए। एंड फिर वो लॉन्ग टर्म में उनको कोई ना कोई क्वैक मिल जाता है जो स्टेरॉइड खिलाता है, फिर वो आधा टीबिया गला के आते हैं, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन अलग आता है, रिजल्ट में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू इज़ ऑलरेडी डैमेज नाउ। तो उसको मैं कितना भी, कोई भी सर्जन कितना भी बैलेंस करे, उसको उतना अच्छा अलाइनमेंट दे पाना, उतनी अच्छी मोबिलिटी दे पाना। इम्प्लांट का लाइफ भी कम हो जाता है, क्योंकि इम्प्लांट इज़ बेसिकली सरफेस एडिशंस पे डिपेंड करता है। जो हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं वो टीबिया की सरफेस पे चिपकता है। अब अगर सरफेस ही टूट गई आपकी, वो ही प्रॉपर नहीं है, तो वो प्रॉपरली स्ट्रेस को ऑफलोड नहीं कर पाएगा, और वो अगर अनड्यू स्ट्रेस उस पर पड़ेगा तो इट विल ब्रेक विथ लॉन्ग रन। तो उसका सीमेंट जैसे ही टूटेगा, उसकी लाइफ जो 25 साल मिलनी चाहिए, 20 साल मिलनी चाहिए, वो 10-15 साल, 5 साल में आ जाएगी। और मैंने रिसेंटली 5-7 साल के केसेस रिवाइज किए, उन सब में यही इशू था, उनको ऑलरेडी बोन डैमेज इतना था कि उसको रिप्लेस करने के बाद वो ख़राब हो गए। कंजर्वेटिव ऑप्शंस अगेन आपके पास एनाल्जेसिया है, फिजियोथेरेपी है, इंजेक्शंस हैं, नर्व ब्लॉक्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। एडवांटेज की सर्जरी अवॉइड हो जाती है, मगर लाइफस्टाइल धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, पेशेंट्स की मोबिलिटी कम हो जाती है, एंड मूवमेंट इज़ लाइफ। ये तो आजकल मोदी जी भी सिखा रहे हैं कि मूवमेंट इज़ लाइफ। अगर आप पेशेंट की मूवमेंट ही कम कर देंगे तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन की तरफ जाएंगे उनका, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। अगर हम सोशलाइज ही नहीं कर पाएंगे, द फर्स्ट थिंग विच वी स्टार्ट इज़ कि दवाई से काम चल रहा है मेरा, हम घर का काम कर ले रहे हैं, बट कोई दोस्त बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। अब मेरे फादर ही इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सर को तो पता है। वो जो लाइफस्टाइल चेंज एक बार आ जाता है, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफस्टाइल वापस से उनकी गेन हो जाए। वी नीड टू इंटरवीन अर्ली, वी नीड टू इंटरवीन फास्ट, एंड स्पेशली आफ्टर द आइडियल एज वुड बी बिटवीन 55 and 70, जब हम लोग उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ पुश कर सकते हैं, स्पेशली जब वो रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हैं, जब वो उनके पास खाली टाइम ज़्यादा होगा। एट दैट टाइम इफ़ दे आर नॉट मोबाइल, आई थिंक देर आर मैनी पेशेंट्स जिनके साथ मैं ये बातें करता हूँ, इवन एट द एज ऑफ 75 दे आर नॉट ओल्ड बिकॉज ऑफ देयर बॉडी, बट दे आर ओल्ड बिकॉज ऑफ देयर नीज, एंड वी कैन प्रिवेंट दैट। सर्जिकल प्रोसीजर में हमारे पास कई सारे प्रोसीजर्स हैं। मैं कार्टिलेज प्रोसीजर्स भी करता हूं, जिसमें हम लोग कार्टिलेज को, अगर कार्टिलेज लॉस है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, या वहाँ पे माइक्रोप्लास्टी करके या कहीं अच्छी कार्टिलेज उठा के वहाँ प्लेस कर देते हैं, जिससे द नी रिकवर्स। बट ये यंग एज के हैं, 19 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस के साथ जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं उनके लिए। HTO इज़ अ हाई टिबियल ऑस्टेटोमी, जिसमें मैंने कहा कि जो टिबिया आपका टेढ़ा हो गया है और उसके वजह से अगर अर्ली आर्थराइटिस में आपको पेन हो रहा है, तो इन दोज स्टेजेस, स्पेशली यंगर पेशेंट्स या फिर जो पेशेंट्स रनिंग और जंपिंग करना चाहते हैं, उनमें या स्पोर्ट्स पर्सन में हम लोग HTO का ऑप्शन रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसके बारे में मैं भी आपको एक्सरे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। बट बेसिकली दैट इज़, एक कंपार्टमेंट खराब है पेशेंट का, रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट्स आर गुड एंड पेशेंट इज़ यंग, उसमें हम लोग सिर्फ उस कंपार्टमेंट को चेंज करके भी वी कैन गेट अवे विद इट। कुछ लोग कहते हैं उसकी लाइफ कम है, इन माई एक्सपीरियंस उसकी लाइफ 10 years प्लस है। रीसेंट डेटा शोज़ कि आपके 10 years के बाद भी सर्वाइवल इज़ अराउंड 94%। उनको लेटरल कंपार्टमेंट में पेन ज़रूर स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज लेटरल कंपार्टमेंट हमने छोड़ा है तो उसमें वेयर एंड टेयर होगा, वो अपनी लाइफस्टाइल में मेंटेन कर रहे हैं, बट उसको हम लोग कंजर्वेटिवली जैसे पहले मैनेज कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। एंड हमारे पास 25 year सर्वाइवल रेट भी 91% तक का है, प्रोवाइडेड कि हमने लेटरल कंपार्टमेंट को टच नहीं किया।
और अभी विथ द एडवेंट ऑफ न्यूअर इम्प्लांट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स बाइक्रूशियल रिटेनिंग, जिसमें हम लोग सिर्फ दोनों कंपार्टमेंट ही रिप्लेस करेंगे, बीच में हम लोग लिगामेंट कट ही नहीं करेंगे। आने वाले 5 साल में वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि आज मेरी जो टेक्निक है सर, मैं मिनिमली इन्वेसिव नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि क्वाड्रिसेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मसल, तो जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, एक अप्रोच में हम लोग क्वाड्रिसेप्स को काट देते हैं, दैट इज़ ईजी टू डू एंड मोर रिप्रोड्यूसिबल। द लर्निंग कर्व उसका स्मॉल होता है, आराम से हम लोग कर पाते हैं। बट मेरी टेक्निक में जो मैंने सीखा है दैट इज सबवास्टस अप्रोच, जिसमें मैं क्वाड्रिसेप्स को टच नहीं करता हूँ, क्वाड्रिसेप्स को स्लाइड करके उसके नीचे से जाके मैं पूरा नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। इसीलिए मेरा पेशेंट्स 3-4 घंटे बाद ही चल पाते हैं। जो आइडियल पेशेंट्स अगर मेरे पास होते हैं जिनके पास बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको आइसोलेटेड नी की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स की रिकवरी, आई हैव अ पेशेंट जो ओटी टेबल के बाद उसका स्पाइनल का इफेक्ट खत्म हो गया था, ही मतलब वो ओटी से चलता हुआ चला गया था। सो पेशेंट्स कैन वॉक विद इन द फर्स्ट 4 आवर्स, उनकी रिकवरी इज़ मिरेकुलस। इवन इन यूके हमारी जो यूनिट थी, हम लोग डे केयर प्रोसीजर्स करते थे, उसके लिए हम लोग स्पेशली जो यंग पेशेंट्स होते थे, 55 के मेल होते थे जिनका क्वाड्रिसेप्स अच्छा होता था, हम लोग सुबह 7 बजे कर देते थे, वो शाम को 5 बजे घर चल के जाते थे विद गुड पेन किलर्स। सो दैट इज़ द वे टू गो इन द फ्यूचर। हम लोग उसे और सेटिस्फाइंग और प्रोटेक्टिव और पेनलेस बनाते जा रहे हैं। और रही एज की बात, एज इज़ जस्ट अ नंबर। जिस हिसाब से हम लोग बाकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी हार्ट है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, उनको जिस तरह से हम लोग मैनेज करना सीख गए हैं, पेशेंट की लाइफ बढ़ती चली जा रही है। एंड आई हैव ऑपरेटेड ऑन अ 99-year-old फीमेल। पहले एक घुटना किया था, 6 महीने बाद दूसरा किया। शी लिव्ड फॉर 2 years एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो अब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते। एंड मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपका कूल्हा टूट जाएगा, कोई भी घर वाला अगर कहता है कि सर इनको इस एज में हम ऑपरेट नहीं कराना चाहते, तो मैं कहता हूँ आप इमेजिन करो इनका कूल्हा टूट गया, तो आप इनको अगर पेन में रखोगे 3 महीना और फिर मरते हुए देखोगे, तो आप वैसे ही इनको ट्रीट करो। बिकॉज कूल्हा टूटने के बाद या कुछ भी फ्रैक्चर होने के बाद यू आर गोइंग टू गिव सेम एनेस्थीसिया, यू आर गोइंग टू टेक सेम रिस्क एंड यू आर गोइंग टू सफर थ्रू सेम कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, दैट इज अप टू यू, बट हैव द इक्वल माइंडसेट कि अगर पेशेंट चल नहीं रहा है, वो बेड पर है एंड इफ ही इज नॉट हैप्पी, सो दैट इज नॉट अ गुड लाइफस्टाइल फॉर द पेशेंट एंड जज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अगर पेशेंट नहीं चाहता दैट्स फाइन, अगर पेशेंट चाहता है रिस्क लेना, देन इट्स योर कॉल। इज अ वेरी मेजर फैक्टर, क्योंकि ओबेसिटी पोस्ट रिप्लेसमेंट भी जो उसके हम लोग प्लास्टिक डालते हैं, दैट इज़ अ पॉलीइथाइलिन। उसकी लाइफ इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ साइकिल्स एंड बाय द वेट ऑफ द पेशेंट। सो उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे लाइफ बढ़ जाती है इम्प्लांट की। बट जैसे जैसे आपकी अगर वेट कम नहीं होगा और वेट ज़्यादा है और मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो इम्प्लांट अर्ली फेल होगा। सो ऐसे पेशेंट्स में मेरी एडवाइस रहती है, डोंट टेक अप एज वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज पोस्ट रिप्लेसमेंट। अगर आप करवा भी रहे हैं तो आप अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल मैनेज करिए। उसके अलावा आप डाइटिंग करके या अदर टेक्निक से अपना वेट रिडक्शन का ट्राई करिए। जितना वेट रिड्यूस होगा उससे आपकी लाइफ बेटर होगी। एंड इनफैक्ट मेरा एक पेशेंट था जिसका 135 kg वेट था, ही हैड बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट। अभी वो मुझसे परसों मिलने आया था एंड हिज वेट इज़ 105 kgs। ही हैज़ लॉस्ट 30 kgs विद इन 6 months और विद इन लास्ट 3 years ही वॉज स्ट्रगलिंग। सो उसने एक्सरसाइज में वॉकिंग नहीं की है, बट जस्ट बिकॉज अब वो चल पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, वो जिम जाके बाकी एक्सरसाइजेस करके उन्होंने 30 kgs कम कर लिए। सो लाइफस्टाइल चेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो रिप्लेसमेंट के बाद आता है। एंड अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल ख़राब है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको रिप्लेसमेंट कंसिडर करना चाहिए। एंड आई डू हैव पेशेंट, एक पेशेंट आई थी जिन्होंने बोला मैं रिप्लेसमेंट नहीं कराऊंगी, और उनके बेटे ने कहा करा लो, तो उन्होंने कहा बहू आई है वो सेवा करेगी यार, वो क्या करेगी, मुझे बेड पे रहने दो और व्हील चेयर पर रहने दो। सो आई डू हैव पेशेंट्स दैट ऑफ दैट सॉर्ट ऑल्सो, और मैं उनको रिप्लेसमेंट के लिए पुश नहीं करता हूँ। दे आर हैप्पी विद देयर लाइफस्टाइल, सो दैट्स फाइन, बट इट शुड बी एन इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन। और अगर वो पेशेंट चलना चाहता है तो वी शुड नॉट से नो। आई थिंक वो चलना डिजर्व करता है। टेक्निकलिटीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की थी सर, वही हैं। दिस आर सम रिजल्ट्स जिसमें 70+ के पेशेंट्स हैं एंड ये तीनों ही 71, 72, 73 के पेशेंट्स थे एंड आफ्टर 2 weeks देयर रिटर्न टू देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल। और ये ऑपरेशन के इन तीनों का बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट हुआ था। आफ्टर 48 hours वो आराम से अपना चल पा रहे थे एंड बिफोर दैट ये आइडियल केसेस थे। इन तीनों को कोई और मॉर्बिडिटी नहीं थी,
इन तीनों को सिर्फ नी में प्रॉब्लम थी, इन तीनों की लाइफस्टाइल ख़राब थी सिर्फ और सिर्फ नी की वजह से। और नी रिप्लेस होने के बाद आफ्टर 24 to 48 आवर्स वो बिना वॉकर के चल पा रहे थे एंड विद इन 2 वीक्स वो सारी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पा रहे थे। एंड पेशेंट्स कैन स्क्वाट, पेशेंट्स कैन सिट क्रॉस लेग, बट मैं एडवाइस नहीं करता बिकॉज इम्प्लांट कंपनी एडवाइस नहीं करती। टेक्निकली आई कैन गिव देम वॉट एवर मूवमेंट दे वॉन्ट, बट कंपनी पॉलीथाइलिन ख़राब जल्दी हो जाएगा, बट जो दुबले पतले पेशेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आती, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 70 दे कैन डू इट। थोड़ा इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइएगा जो साइकिल आपकी है, इसके पहले वाली। हाँ सर, इसी में वीडियो है सर, वो स्लाइड नहीं है, पहले वाली स्लाइड इसी में है सर, वो अभी वीडियो में आएगा, वो जो अंकल चला रहे थे वो ना। नीचे वाली। हाँ हाँ जी जी, क्या साइकिल की हाइट उतनी ही वैसे छोटी होनी चाहिए? हाँ सर, वो आप पेडल सर्च करेंगे ना ऑनलाइन, पेडल एक्सरसाइजर आपको मिल जाएगी बहुत ईजिली, ठीक है। वो अमेजन पे और कई, और ये आजकल फार्मा कंपनी वगैरह गिफ्ट में, ये जो चला रहे हैं उनको फार्मा कंपनी ने गिफ्ट दे रखी है। सो हाँ, वो छोटी है सर, वो सबके लिए बहुत कन्वीनियंट है। आपकी कुर्सी के सामने आप बैठ के रखिए, टीवी पे स्विच लगाइए और चलाते रहिए, ठीक है। वीडियो में ही नेक्स्ट ये पेशेंट थे, ये किसान हैं, इनको उठक बैठक करना बहुत कंपलसरी था। सो इन्होंने इसी शर्त पे कराया कि उठक बैठक कर सकें। इनको मैंने बताया लाइफ कम हो जाएगी, बट इनके लिए बहुत चूँकि इनकी लाइफस्टाइल पूरी ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने करवाया है एंड ही इज़ एबल टू स्क्वाट, आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के केस हैं, ही 72, इनका मैंने बायलेटरल पार्शियल नी रिप्लेस किया है। ये अभी अयोध्या में 22 किलोमीटर की परिक्रमा करके आए हैं लास्ट मंथ। सो ये साल भर पहले इन्होंने कराया था एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। सो इनका एक्सरे मैं आपको अभी लास्ट में दिखा दूंगा। साइकिल देखिए बस। साइकिल सर मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखा दूंगा, डोंट वरी। मेरा होता जो है छोड़ू लेने फिर ये कुछ लोग कहते हैं कि ओबेसिटी के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हाँ, ये कई पेशेंट्स को ये समझाया जाता है कि ओबेसिटी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ऐसा नहीं है सर, ओबेसिटी का रिजल्ट आता है, उसकी इम्प्लांट की लाइफ घट जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट तो सर अगर वो नी पे अपने 50 साल चला है तो फिर वो क्यों नहीं चल सकता। हम तो एसेंशियली रीसर्फेस ही कर रहे हैं, तो वो चलेगा, बिल्कुल चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। बस इस पेशेंट में मैंने एकदम बहुत मेक श्योर किया है कि ये आलती पालती नहीं मारेगा, ये नीचे नहीं बैठेगा, ये कुर्सी से नीचे नहीं बैठेगा, और ये वॉकिंग एज अ लाइफस्टाइल चेंज नहीं उठाएगा। तो ये सारी, और प्लस ये वेट लॉस करेगा, ये सब इसे काउंसिल किया गया है और ये वीडियो के पर्पज़ के लिए इसने किया। बट डे टू डे इसकी मूवमेंट भी अराउंड 120 डिग्रीज आ गई है। ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बट इसे वो चीज़ एडवाइस की गई है कि आप ना करें। और ये पेशेंट भी मेरे पास एक्चुअली टेंडो एक्लीज रप्चर को लेके आया था और अल्टीमेटली ही एंडेड अप गेटिंग अ नी रिप्लेसमेंट डन, क्योंकि इसका टेंडो एक्लीज भी जो वो ओवरलोड हो रहा था बिकॉज ऑफ नी आर्थराइटिस, और टेंडो एक्लीज की सर्जरी नहीं करनी पड़ी। ही जस्ट गॉट इट मैनेज कंजर्वेटिवली एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। अभी जो वीडियो है इसमें इसका टेंडो एक्लीज भी कंजर्वेटिव हील हुआ है एंड ही गॉट जस्ट रिप्लेसमेंट डन एंड ही वॉज हैप्पी विद दैट। थैंक यू। अब ये रहा एक्सरे सर, ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का एक्सरे है, पता नहीं अब इफ़ इट्स क्लियर और नॉट, मगर ये इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ इतना ही पार्ट चेंज हुआ है। दैट्स द ओनली पार्ट विच हैज़ बीन चेंज्ड। ये सिर्फ ये नी रिप्लेस हुआ है, ये इतना एरिया 2/3 ऑफ द नी जॉइंट हियर एंड द पैटेलोफेमोरल जॉइंट हैज़ बीन स्पेयर्ड कंप्लीटली। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है जिसमें पूरा इम्प्लांट आपका, इसकी ब्राइटनेस कम होगी क्या यहाँ प्रोजेक्टर की? ओके, सो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है जो नॉर्मली आप लोग एक्सरेज देखते हैं जिसमें पूरा इम्प्लांट होता है। दिस इज ओनली अ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिसमें एक मिनी फ्रेगमेंट चेंज किया गया है, बाकी 70% हैज़ बीन लेफ्ट अनटच्ड। ये उन्हीं अंकल का है जिनका मैंने अभी वीडियो दिखाया था। एंड इसके रिजल्ट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेशेंट सेलेक्शन। इसमें पेशेंट सेलेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट सेलेक्शन की मिस्टेक होती है तो ये फेल होता है, इसमें गलत बात नहीं है। एंड इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी हायर हैं, इसलिए आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने यूके में जिस यूनिट में काम किया था दैट वाज फोकस्ड ऑन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एंड आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1500 पार्शियल नी रिप्लेसमेंट्स देयर, और मोर देन आई हैव काउंसिल मोर देन 2000 to 3000 पेशेंट्स इन ओपीडी। उसके बाद ही मैंने ये काम यहाँ पे स्टार्ट किया। आई हैव डन मोर देन 100 केसेज इन द लास्ट 3 years एंड रिजल्ट्स हैव बीन गुड। सो मैं वही चीज़ एक बस यहाँ पे करवाना चाहूँगा। बाकी सर ये MCQs प्लीज़।
थैंक यू सो मच। अगर किसी को नी स्पाइनल दोनों हमेशा नी स्पाइन को असेस करता हूँ, मैं हमेशा पहले स्पाइन को असेस करता हूँ। अगर स्पाइन कंजर्वेटिवली मैनेजेबल है तब मैं नी करता हूँ, अगर स्पाइन कंजर्वेटिव मैनेजेबल नहीं है तब मैं स्पाइन के लिए भेजता हूँ। सेकेंडली, मैं उनको मैकेनिकल अलाइनमेंट नहीं करता, मैं काइनेमेटिक अलाइनमेंट करता हूँ। उनका पैर का जो टेढ़ापन है उसे मैं छोड़ देता हूँ। उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप इस टेढ़े पैर के साथ मैनेज कर रहे थे चलना और सिर्फ घुटने में आपको दर्द था, क्योंकि कई पेशेंट्स आएंगे सर कि इनको बैक में थोड़ा पेन है मगर वो घुटने के दर्द से नहीं चल रहे, ऐसे पेशेंट्स में नी का पेन जाते ही दे आर हैप्पी। एंड थर्ड, देयर इज़ अ टेस्ट, सिंपल टेस्ट। आप नी में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दीजिए और उसको बोलिए चल के देखो। अगर वो चल के कंफर्टेबल है तो आप नी ऑप रिप्लेस करिए, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप बोलिए पहले न्यूरो के पास जाओ, ठीक हो जाओ तब आप। स्पाइन कट हाँ सर, क्योंकि दोनों जॉइंट अफेक्टेड है। एक का आपने पेन गायब कर दिया लोकल एनेस्थीसिया से, अब उसके बाद अगर उसको पेशेंट को पेन नहीं, अब उसके बाद इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी तो आप स्पाइन ऑपरेट नहीं करेंगे, नी ऑपरेट नहीं करेंगे, स्पाइन पहले करेंगे। इफ़ ही इज़ हैप्पी तो करेंगे। स्टेज सेकंड है तो हाइड्रोजन एसिड का क्या रोल है? सर हाइलुरोनिक एसिड इज जस्ट साइनोवियल फ्लूइड। अब देखिए बॉडी का सिस्टम क्या है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज में साइनोवियम के सेल्स हैं। अब कार्टिलेज इज इटसेल्फ अ ए लिम्फेटिक, ए न्यूरल, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, बट उसमें जो साइनोवियल सेल्स होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द कार्टिलेज, तो वो साइकिल है। अब जैसे ही आपका कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हुआ, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब अगर हमने बाहर से लेके आर्टिफिशियल अंदर डाला तो अब उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो लाइफ साइकिल है 4 से 6 महीना है, तो वो 4 से 6 महीना आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मगर जैसे ही वो ख़त्म होगा प्रॉब्लम वापस आ जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू रीजनरेट द कार्टिलेज। अब उस बीच आपको फिजियोथेरेपी का टाइम मिल गया। अगर आपने कॉर्डिसेप्स स्ट्रेंथन कर ली, आपने वेट रिडक्शन कर लिया, आपके स्पाइन का मैटर सॉल्व हो गया, तो आप लाइफस्टाइल विल गेट बेटर एंड पेशेंट कैन गेट अवे फ्रॉम रिप्लेसमेंट। मगर अगर आप ये सब अचीव नहीं कर पाए तो आप वापस से उसी कटघरे में आके खड़े हो जाएंगे। आई थिंक इससे पहले कि हम लोग टॉपिक की इंफॉर्मेशन भूल जाए, Q&A एक बार हम लोग क्विज करके सर Q&A करें। मैंने एक आध क्वेश्चन हाँ सर प्लीज। प्लीज सर उसके लिए अभी बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं। स्टेम सेल्स भी आ चुके हैं, आपके बॉडी बच्चों के स्टेम सेल्स भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग करेंगे। अभी एक चाइनीज़ जेल भी मार्केट में आया है, बट किसी भी जेल या केमिकल या ड्रग की 100% स्टडीज़ नहीं है। जितनी स्टडीज़ हैं सब की सब उन्हीं के कंपनी के द्वारा की गई बायस स्टडीज़ है या जिन हॉस्पिटल को वो फंड करते हैं उनके द्वारा की गई स्टडीज़ हैं, और सबका रिजल्ट इज़ लेस देन 50%, मोर देन 50% किसी का रिजल्ट नहीं। इवन अभी एक एल्कम या किसी कंपनी ने 1.5 लाख का एक स्टेम सेल लॉन्च किया है बैंगलोर में, जिसका रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर मेरे ही दोस्त लगा रहे हैं एंड दे से कि 1 ईयर के बाद वापस से पेन स्टार्ट हो जा रहा है। कंपनी उस चीज़ को आगे नहीं आने दे रही, मार्केटिंग नहीं होने दे रही, बट रिजल्ट नहीं है सर। इंडिया इज़ ऑल मार्केट ओरिएंटेड, यहाँ पे हम लोग के अनबायस्ड रिजल्ट्स पब्लिश हो ही नहीं पाते। ठीक है, यस प्लीज। ओजोन का क्या रोल है जैसे? सर ओजोन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज, स्टेरॉइड जितनी भी हैं, आप सलाइन भी अगर घुटने में बहुत कस के डालेंगे ना, कैप्सूल स्ट्रेच हो जाएगी। एक बार कैप्सूल स्ट्रेच होगी यू विल गेट रिलीफ। आप योगा जो करते हैं उससे जब कैप्सूल स्ट्रेच होता है, सो एवरीथिंग, यूके में कहते थे यू इंजेक्ट एनीथिंग पेशेंट विल गेट अ रिलीफ फॉर 3 मंथ्स, यू इंजेक्ट एनीथिंग। तो जो एल प्रकाश सर कह रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे वो ओजोन हो, चाहे वो आपका ये ग्लूकोज का भी कुछ नाम है जिसमें लोग ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, या फिर वो इंजेक्ट कर करके मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मसल आपकी रिलीफ होगा सर, 3 to 6 मंथ्स रिलीफ होगा, बट इन दैट टाइम इफ यू आर एबल टू डू वेट रिडक्शन एंड फिजियोथेरेपी, वो सस्टेन करेगा। इंजेक्टेबल स्टेरॉइड का क्या रोल है? सर स्टेरॉइड इज मोस्ट पोटेंट पेन किलर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए हम लोग नॉन स्टेरॉइड को अलग ही रखते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड खास है। स्टेरॉइड इज अ वेरी वेरी गुड पेन किलर। इंजेक्टेबल स्टेरॉइड हाँ सर, बहुत अच्छा रोल है कितने दिन तक रहता है लास्ट में? कितने दिन महीने? सर 3 to 6 मंथ्स है, बट दैट इज अगेन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन कि अंदर की पैथोलॉजी कितनी सीवियर है एंड पेशेंट का वेट क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है। अब अगर वो स्टेरॉइड डाल के डेली साइकिलिंग करे और डे टू डे 10 से 15 मिनट टहलेगा, वो 6 महीना साल भर भी चलता है सर, 2-2 साल तक पेशेंट्स आर हैप्पी। अब अगर वो ओवरवेट है, वो उसके साथ सोचेगा अब मैं रनिंग कर लूँ, सीढ़ियाँ चढ़ लूँ, नहीं कर पाएगा। विद इन अ वीक वो वापस आएगा कि सर आपका इंजेक्शन बेकार है, मेरे पे काम नहीं किया। लास्ट सवाल, यस सर।
अगर मान ली हमने किसी को डॉक्टर वत्सल खेतान के क्लिनिक पे भेजा, Sure, sir. उसने पूछा डॉक्टर साहब कितना पैसा हमसे लिए है, तो हम कितना बताएं? सर आप जो बताएंगे उतना ले लिया जाएगा, आप कहेंगे तो फ्री ले लिया जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। नहीं, just हाँ कितना क्या है? ओपीडी चार्जेस आर 500, ओपीडी चार्जेस 500 सर। नहीं नहीं रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट सर आयुष्मान से फ्री में हो जाता है और उसका पैकेज 1.25 लाख का है, मतलब 1.25 लाख का पैकेज है कैश में यूनिलेटर 1.5 लाख के बीच में हो जाए। हो जाता है सर। और बाकी इम्पोर्टेड सर इसमें इंडियन इम्प्लांट है, मैक्स मेरिल का है, अगर इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स में जाते हैं तो इट बिकम्स मोर कॉस्टली। सर रोबोटिक इसमें नहीं है सर, रोबोटिक के जो सेंसर्स वगैरह हैं वो करीब 35,000 का पैकेज है उसका, तो अगर वो पेशेंट चाहता है तो मैं कर देता हूँ। कुछ आयुष्मान पेशेंट्स हैं जो मेरे 2 साल से फेथफुल पेशेंट्स हैं, उनमें मैं फ्री में कर देता हूँ। आयुष्मान नहीं है और किसी को पूछा कि भैया डॉक्टर साहब का रोबोटिक सर्जरी करानी है, सर तो खर्च 1.25 लाख के अंदर मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं। अगर कोई मतलब वो डिपेंड करता है सर पेशेंट टू पेशेंट, एवरेज मेरा 1.5 लाख का है अगर रोबोटिक के साथ। ठीक है, वो लोग 1.5 लाख कार्टिलेज जो है कैन इट सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड? सर आर्टिफिशियल कार्टिलेज नहीं करती, और आर्टिफिशियल कार्टिलेज हम डालते भी नहीं है। हम लोग या तो नॉन वेट बेरिंग एरिया से कार्टिलेज उठा के डालते हैं, जैसे पटेला के जो एजेस होते हैं वहाँ से कार्टिलेज उठा के हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या फिर हम लोग के पास एक मैश आता है जिसमें हम लोग सब कॉन्डल बोन में पंक्चर करने के बाद उस मैश को वहाँ पे बरी कर देते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ मैश वर्क जिसमें वो कार्टिलेज की ग्रोथ करता है। दैट कार्टिलेज इज नॉट इक्विवेलेंट टू आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है या फाइब्रस होता है टाइप 3 कोलेजन का, बट इट डज द जॉब, वो वेट बेरिंग कर पाता है। कितना कार्टिलेज रिप्लेसमेंट किया हुआ डॉक्टर साहब? कार्टिलेज रिप्लेसमेंट सर यहाँ अभी 2 किए हैं और बाकी यूके में मैंने सर बहुत सारे किए, पूरी यूनिटी थी कार्टिलेज की मैक्सिमम ट्रांसप्लांट ही करते हैं बोन में सर, क्योंकि उसमें पेशेंट को गारंटी होती है ना सर, पेशेंट गारंटी मांगते हैं, प्लस यंग एज वाले अभी क्योंकि कार्टिलेज रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है तो वो दिल्ली साइड जल्दी चले जाते हैं। और रिप्लेसमेंट में क्या है सर, अगर कोई पेशेंट मुझसे कह रहा है कि गारंटी, एक पेशेंट को मैं करने गया था बट उसके हस्बैंड मुझसे बाहर बोलने लगे सर्जरी के दिन कि मुझे गारंटी चाहिए, तो अब जब गारंटी चाहिए तो आई एंडेड अप डूइंग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में आई वाज श्योर कि वो शी इज़ 48, उसका पेन चला जाएगा। अभी इतना बड़ा कार्टिलेज है, शी इज़ थोड़ी सी ओबीज, अगर वो नहीं हील हुआ तो आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर वही 2 लाख तो खर्चा इसमें भी होगा उसमें भी होगा, तो आफ्टर 1 ईयर शी विल कम बैक कि आपने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, गोरखपुर में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। पार्शियल और टोटल का चार्जेस एक ही? पार्शियल इज एक्सपेंसिव क्योंकि उसका इम्प्लांट इंडियन नहीं है सर, क्योंकि उसके इंडियन इम्प्लांट्स नहीं आते। हाँ, वो इंडियन इम्प्लांट्स अवेलेबल नहीं है सर, करीब 2 लाख चला जाता है, 180 to 2 lakhs sir. So I think it was a very excellent, informative and insightful presentation. A big round of applause for Dr. Vatsal. We have one new member amongst us, Dr. Shah. Please, I would like to invite you here and to introduce yourself, please. Hello, good morning everyone. I'm Dr. Shyam, consultant rheumatologist, new in the town. Basically, I'm from Gorakhpur only. So I'm starting my practice in Gorakhpur as a consultant rheumatologist. I've done my DM in clinical immunology and rheumatology, sir. So, कहाँ पे किया है, कहाँ पे? सर मैंने महाराष्ट्र से किया है सर, पुणे। नहीं, स्टार्ट कहाँ किया है? स्टार्ट सर अभी मैं मॉर्निंग आवर्स में आई एम इन बेतिया हाता फ्रॉम 9 to 2 and after 2 o'clock सर रेल बिहार चौराहे के पास में सर आई एम ओपनिंग माई क्लिनिक. इट विल बी ओपन इन अनदर 20 days सर. बेतिया हाता में सर प्रो हेल्थ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है सर, जो पहले लाइव डायग्नोस्टिक था। यस 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 सर. सो फील फ्री टू. तो अब सिटी में मुझे लगता है हम लोग के पास 2 रुमेटोलॉजिस्ट हो गए हैं। आकाश और ये वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। आज भी वही बैठते हैं। हाँ, डॉक्टर आकाश भी मैं मॉर्निंग आवर्स में हूँ सर. अच्छा, वो इवनिंग में है। Yes, 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 sir. And I wanted to answer one question that Yes, sir sir. asked. So, is there any way of cartilage? I mean, we can regenerate cartilage. So, there is a very promising drug, sir, sprifermin. So, it is sprifermin, sir. Sperfermin. I will tell you, sir. So, it is a fibroblast growth factor. So, in a phase 2 trial, it has shown very good result. And I think phase 3 का भी चल रहा है, sir. So, result will be out in another 2 years. So, we'll know. तो नहीं, I know. Phase 1, Phase 2 के हैं सर, मैंने भी वही Phase कहा 2 में positive results. None of the drugs have passed Phase 4 trials and India should not be used as a guinea pig. यही मेरा टैगलाइन है सर. That's it. Sorry. अभी सर phase 2 में है सर. After phase 3 only it will come, sir. It will come.
सो अभी कई लोग बायोलॉजिकल्स की तरफ कह रहे हैं, बट बायोलॉजिकल डजंट हील ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसलिए वी नीड टू डिफरेंशिएट कि ऑस्टियो वर्सेस रूमेटॉइड पेशेंट है कि नहीं, एंड रूमेटॉइड में डेफिनेटली तमाम क्लेम करते हैं कि इंजेक्शन Sir, many drugs have been tried, sir, and all have failed. तो जर्मनी जापान वाले रिसर्चर्स Sorry, sir. हाँ सर, इंजेक्ट कर दिया, कुछ जनरेट कर गया। नहीं सर, It works, मैंने it कहा does. दैट इज एवरीथिंग इज इन रिसर्च, It is an रिसर्च excellent के thing. तरफ से चल रही है, एंड उसको वो Very लोग वहाँ पे excellent मार्केटिंग उतना नहीं करते जितना यहाँ पे हो जाती हाँ, है, वो तो इंडिया में करते हैं। क्योंकि बिकॉज दे हैव नॉट क्रॉस दैट ट्रायल येट। इसके जैसे सर ने कहा ना, ये ड्रग्स है मेरा इंट्रोकोनाल बंद हो गया है, चल ही रहा है। सर, अब जैसे सर ने बताया अभी कि ये ड्रग आई है, तो अब ये ड्रग इस तरह की हम लोग, मैं 2018 में था तो एक और ड्रग पढ़ते थे, दैट वाज मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज इनहिबिटर, एमएमपी इनहिबिटर, दैट फेल्ड, अभी वो गायब है। सो अभी वो 10 साल में ये चेंज आया ना, मैं 2018 में मैंने वो चीज़ देखी है, 2026 में वो ड्रग अब खत्म ही हो गई, बिकॉज दैट कुड नॉट सक्सीड लेटर। अभी सर एक नई ड्रग बता रहे हैं, आई टोटली एग्री कि आने वाले टाइम में आएगी, देर आर बहुत सारा काम इस पे हो रहा है कि वी वांट टू मैनेज इट कंजर्वेटिवली। अभी फ्रैक्चर फिक्स करने के लिए ग्लू आया है सर, पूछिए सर से यूज़ हो रहा है क्या? इट डजंट मेक सेंस। जैसे देखिए B1 B6 B12 सारा हम लोग का मेडिकल साइंस बताता है कि तीनों न्यूरोट्रॉपिक विटामिन है। हाँ सर, और वो सब कहते हैं B12 भी है, तो मान लीजिए हम अपने से पढ़ेंगे, उनके पढ़ाई चलेंगे, काम गलत है सर, ऑब्वियसली एकदम साफ हो, केवल B12 बताते हैं B1 B6 डिफिशिएंसी है, काम ही नहीं करेगा। Yes. सीधी सी बात है, डेफिनेटली। वही वाला हर दिन लागू है। In latest literature, sir, now we are classifying osteoarthritis in multiple phenotypes. It's like senescence phenotype. तो एज रिलेटेड है सर, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. Then inflammatory type of osteoarthritis is also there. So I disagree with your one statement कि नहीं काम करता है. ठीक है सर, वो भी पढ़ लो। आपका विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, वो Then अभी मैं आपसे सीखता हूँ। metabolic phenotypes, so obesity, you reduce the obesity and we can maybe how is the progression. Endocrine जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी Dermatologist or orthopedist? नहीं सर, मैं अभी समझूंगा ये। Not at all, sir, वो it is a complementary practice rather than a competitive practice, I would say. So yesterday only I got one patient. She was obese and she was having grade 4 osteoarthritis in left knee and right knee grade 3. किसी ने मेरे पास भेज दिया था, तो मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि you should go for TKR. तो ये श्योर है, उसमें कुछ भी नहीं है. Sir, you were asking about ankylosing spondylitis something, sir. Advanced. So ankylosing spondylitis can be treated, sir, and biologics they work very well. Excellent result we have. कोई भी biologic, sir, efficacy is 60 to 70% only. 30% patient due to some genetic variation, it doesn't work, sir. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने अडालीमुमैब किसी को दिया और वो 100% काम करेगा, गारंटी के साथ नहीं होता है, सर. हाँ, तो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं सर। हाँ सर कॉस्ट, सर यूजुअली MRP है सर, वो तो बहुत अभी हाई है सर, 26,000 रुपीज़ के आसपास MRP अडालीमुमैब की है सर, बट पेशेंट कैन गेट अप टू 7 to 10,000 रुपीज़ के बीच में मिल जाती है सर. इनिशियल जो आइडियल प्रोटोकॉल है सर, अगर US में किसी पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दे विल प्रिस्क्राइब फॉर 2 years, एवरी मंथ ट्वाइस फॉर 2 years. लेकिन सर हम स्पेसिंग करते हैं सर इंडिया में ड्यू टू द कॉस्ट, तो हम 3-4 महीने सर लगातार दे करके फिर वी स्पेस इट आउट सर अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स. वी असेस द पेशेंट एंड देन वी स्पेस इट आउट. सम पेशेंट आर रियली डूइंग वेल इवन ऑन 1 injection in 6 months. So the first question is, आगे जाइए। so the most common ligament injured in knee from this side, PCL, ACL, MCL or side? ACL is the right answer. Yeah. A big round of applause for Dr. Shaheen sir. बताना चाहेंगे और सेकंड कौन सी होती है या क्या? सर मोस्ट कॉमन ACL है, सेकंड मोस्ट कॉमन ACL के साथ ही MCL होती है, थर्ड इज PCL. PCL की खास बात यह है कि PCL इज़ अ वेरी थिक लिगामेंट, इट कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली वेरी इजली. सो अगर कोई भी पेशेंट आपके सामने PCL का आता है, चाहे PCL बोनिया वेल्जन का भी आता है, अगर विदिन 2 weeks उसको मैनेज कर दिया जाए इन प्रॉपर ब्रेसिंग, इट विल हील कंजर्वेटिवली, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड रिजल्ट्स आर अप टू 95%. 95% वो प्रॉपर हील करेगा. रेस्ट 5% में कुछ लैक्सिटी आ सकती है. MCL कैन ऑल्सो हील डिपेंडिंग कि वो कहाँ से उखड़ा है. ACL 95% वो हील नहीं करता, इवन इफ इट हील्स इट डजंट वर्क प्रॉपरली, उसकी फंक्शनल लिमिटेशन आ जाती है. एंड LCL पेशेंट्स कई बार हमारे चूँकि वायरस वाले होते हैं तो दे नीड टू बी ऑपरेटेड अबाउट इट एज वेल. थैंक यू.
सर मीडियल होता है तो MCL, लेटरल है तो LCL, आगे है तो एंटीरियर, पीछे है तो पोस्टीरियर। एशिया इंजरी मेनली स्पोर्ट्समैन में होती है, बिना सर्जरी वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, तो उनकी सर्जरी जरूरी है एशिया की। क्या मैग्नीशियम कुछ काम करता है ACL नहीं सर्जरी कोई का रोल नहीं एकदम काम करता है। या वो मेनिस्कस इंजरी में? मैग्नीशियम नहीं सर, उसका कोई भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट नहीं है। इट्स अ ट्रॉमेटिक इंजरी सर, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कोई रोल नहीं। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट में जो है इसको ACL को कट करते हैं? सर अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें मैं ACL काटता हूँ, PCL बचा लेता हूँ। बट अभी जो नया इम्प्लांट आ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट 5 years में आ जाएगा, उसमें हम लोग ACL भी नहीं काटेंगे। So the next question is, which disease causes joint deformity? Option E, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, or is it osteoporosis? From this side. Just raise your hand. Just raise your hand. डॉक्टर प्रदीप। Rheumatoid? Are you sure? Yes. That's the right answer. Big round of applause. So moving towards the third question. Which imaging is best for soft tissue evaluation of the knee? Soft tissue, X-ray, MRI, CT, or PET? Just raise your hand. जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल MR is the right answer. A big round of applause. So और CT वगैरह का क्या कुछ रोल होता है? सर एक्सरे का तो मेन रोल अभी बता दिया हमने। CT स्कैन का रोल होता है अगर हमें सर्जिकल प्लानिंग करनी है और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है। कभी कभी ACL लिगामेंट या PCL लिगामेंट की इंजरी होती है जो बोनी फ्रैगमेंट के साथ होती है। तो इन दैट सिनेरियो अगर हमें एक्सरे में दिख रहा है कि बोनी फ्रैगमेंट उखड़ा है तो फिर विल गो फॉर अ CT स्कैन रादर देन एन MRI स्कैन, क्योंकि उसमें सॉफ्ट टिश्यू तो इंटैक्ट है बट बोनी आर्किटेक्चर हमें समझना है 3 डायमेंशनल, एंड दैट इज बेटर सीन ऑन द CT स्कैन। PET स्कैन इज फॉर ट्यूमर केसेस, अगर हमें लग रहा है वहाँ पे कोई सेकेंडरी ट्यूमर है तो। Okay. So what is the hospital stay after uncomplicated knee replacement usually is? From this side. Just raise your hand, sir. Just raise your hand. Just raise your hand. Dr. Archana. 1 to 2 days. 1 to 2 days. Sir, Just is it right answer? No. No, it's not the right answer. Dr. Rita Mishra. डॉक्टर रीता। 2 to 3 days. Yes, 2 to 3 days is the right answer. हाँ, इसमें बेसिकली 1 to 2 days मैम गलत नहीं है, बट आइडियली अब एवरेज आउट करना पड़ता है ना। सो मैक्सिमम सर्जन्स का अभी भी एवरेज 2 to 3 days पर है, बट वी आर अप्रोचिंग 1 to 2 days। आई थिंक नेक्स्ट 5 years में सबका लर्निंग का पूरा हो जाएगा एंड दे विल बी रीचिंग टू 1 to 2 days एज वेल। सर वहाँ बैठ के हाथ में सारे जवाब सबको पता है। You will get the prize. So this is the last question and can be answered from both the sides. Which structure acts as a cushion inside the knee joint? Is it ligament, meniscus, tendon, or now? Just raise your hand. जिन्होंने नहीं बताया है वो please raise your hand. डॉक्टर शाही। डॉक्टर मैडम शाही। B. Meniscus. Meniscus is the right answer. A big round of applause for Dr. Archana Shahi. So I think that's the end. If any questions remaining, one can ask. Suppose somebody had meniscal injury and the patient is prone for osteoarthritis in later leg. So what advice can we give and what exactly we can do? Like I had one patient, she had severe cross effusion. So with NSAID only she was, I gave her rest and उसको NSAID दिया, patient was doing well after like 15 days. और बाकी मैंने थोड़ा सा बोला कि so what other advice? मैं बता देता हूँ, डिटेल में बता दे रहा हूँ 2 मिनट लेके। सो मेनिस्कस सर देखिए, मीडियल मेनिस्कस है, लेटरल मेनिस्कस है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, मीडियल मेनिस्कस इज मोर ऑफ अ फिक्स सॉर्ट ऑफ, हमारी जो बॉडी है ना सेंटर में फिक्स करना चाहती है बिकॉज दैट इज एक्टिंग एज अ रिजिड स्ट्रक्चर, लिटरली मोबाइल रहती है। तो आप ऊपर से हेड टू टो जाएंगे ना, यही आएगा आर्किटेक्चर। ठीक है, जितना जॉइंट बाहर है दैट इज मोबाइल, जितना सेंटर में दैट इज फिक्स, चाहे वो फुट हो चाहे वो नी हो। तो नी में जो मीडियल साइड पे आप जाएंगे, द मीडियल मेनिस्कस इज ऑक्यूपाइंग अराउंड 40 to 50% ऑफ द जॉइंट, 50% इज द कार्टिलेज। और जो भी मेनिस्कस है चूंकि वो कैप्सूल से चिपका हुआ है, वहीं पे अपनी जगह पर है, अगर वो थोड़ा भी फट गया तो आपकी जब रोटेटिंग मूवमेंट होगी तो वो पेनफुल होगा। तो अगर उसमें हम लोग 3 जोन में डिवाइड करते हैं, बट आइडियली आप ये समझिए कि जितना अवे फ्रॉम द कैप्सूल है उसकी ब्लड सप्लाई उतनी पुअर है। तो इनिशियली अगर सिर्फ पेरिफेरल टीयर हुआ है तो आप सिर्फ साइक्लिंग करा दीजिए उसको, थोड़ी सी सेंट्रल टीयर हुआ है तो वो उससे उसका पेन एक बार बैठ जाएगा, ही माइट रिकवर। मगर अगर पेरिफेरल टीयर है, बकेट हैंडल टीयर है या लार्ज टीयर है, तो इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू अर्ली, प्लास्टिक डीजनरेशन नहीं हुई है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट कैन बी ऑपरेटेड, इट विल हील एंड इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अप टू 90% हील करता है वो आफ्टर 2 years, हमने देखा है। तो
लेटरल मेनिस्कस के लिए ऑल टुगेदर अलग है, क्योंकि वो 70% एरिया लेता है, प्लस वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर मूवमेंट करता है। उसमें छोटा सा भी टीयर है ना, तो अगर इसको हमने निकाला नहीं या फिर उसको हमने फिक्स नहीं किया तो वो पेन भी देगा और वो रास्ते में अटकेगा, इट विल कॉज मैकेनिकल मालफंक्शन। एक्सेलेंट। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक लास्ट अनाउंसमेंट है कि आज के हमारे मोस्ट पंक्चुअल जो जीपी मेंबर रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सर,